जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर एटम्स और आज हम जानेंगे एटम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में या एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। बेसिक स्टडी रहेगी आज के वीडियो में, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एटम के। स्टार्ट करते हैं, एटम क्या होता है। जैसे आपको पहले आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है एटम के बारे में। डाल्टन थ्योरी आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी कि एटम वर्ड जो इंट्रोड्यूस किया वो इंट्रोड्यूस किया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने एटम को इंट्रोड्यूस किस टाइप से किया था? अकॉर्डिंग टू द, अगर डाल्टन हम बात करें जिसको हम डाल्टन थ्योरी बोल रहे हैं, तो जो भी आपका मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ small indivisible particles called atom। क्लियर? यानी कि एटम की बात करी जाए तो मैटर का वो छोटा पार्टिकल जो इंडिविजिबल होता है, या सिंपली हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज स्मॉलेस्ट particle of atom that is indivisible and found freely in nature। ठीक है, तो ये डाल्टन का इंट्रोडक्शन था एटम का। डाल्टन ने क्या बोला कि जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं, मैटर है, जो भी मैटर है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। उन टिनी पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। एटम क्या होता है? एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिविजिबल होता है और जिसको हम फ्रीली नेचर में फाइंड कर सकते हैं, जो हमको नेचर में फ्रीली मिल सकता है। वैसे तो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है। तो एटम स्मॉलेस्ट है जो फ्रीली मिलता है और इंडिविजिबल होता है। साथ ही साथ क्या थ्योरी उन्होंने रिप्रेजेंट की एटम की, कि एटम के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको यूटिलाइज करना है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी, जो आपका एटम होता है, एटम, अगर हम एटम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो डाल्टन थ्योरी में एटम की प्रॉपर्टीज क्या क्या बताई गई थी। प्रॉपर्टीज वाइज अगर हम बात करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज में फर्स्टली आपको बताया गया कि जो आपका एटम है, एटम कैसा होगा? इंडिविजिबल होगा, इंडिविजिबल होगा। इसके अलावा बहुत स्मॉल होगा और कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। इसके अलावा एटम जो होता है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि अगर आप एटम में बात करते हो तो एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है जो स्फेरिकल शेप का होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में। इसके साथ ही साथ अगर हम एटम की बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स have different size and construction of atom। हर एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, हर टाइप के एलिमेंट का जो एटम होता है वो अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन होता है, सिमिलरिटीज नहीं होती। दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होंगे, उनमें सिमिलरिटीज नहीं हो सकती, साइज भी अलग होगा, कंस्ट्रक्शन भी अलग होगा। यानी कि एटम में जो मटेरियल्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एटम का अलग अलग होता है। तो सिंपली ये प्रॉपर्टीज थी, ये अप्रोच थी जिसके बेस पे एटम को आगे स्टडी किया और भी कई साइंटिस्ट ने। बट बेसिकली एटम वर्ड जो इंट्रोड्यूस किया वो जॉन डाल्टन ने किया। एंड अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट इज इनडिविजिबल। हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी नहीं बोल सकते, हम इसको क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट इज इंडिविजिबल एंड फाउंड फ्रीली इन नेचर। यानी कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये मानना था जॉन डाल्टन का। बाद में इसके बारे में और भी रिसर्च की गई, कई और फैक्ट हमको जानने को मिले
बट डाल्टन थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एटम इंडिविजिबल है, स्फेरिकल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो उनके शेप, साइज और कंस्ट्रक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर है? बाद में इसी एटम का जब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया तो बाद में कई साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, और एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पहला जो रिटिन स्टडी रिप्रेजेंट किया वो रिप्रेजेंट किया जे थॉमसन ने। जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मैटर का पार्टिकल है, यानी कि एटम में होता है, और उन्होंने एटम से रिलेटेड एक थ्योरी, एटम के कंस्ट्रक्शन, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक थ्योरी रिप्रेजेंट की, दैट इज कॉल्ड थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या है कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की अगर बात की जाए तो इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है। हम इसकी भी बात करेंगे कि इसको प्लम पडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं। इस मॉडल में था क्या कि अगर बात की जाए थॉमसन की, तो थॉमसन ने कॉन्सेप्ट लिया डाल्टन से। डाल्टन का कॉन्सेप्ट क्या था कि एटम स्फेरिकल होता है, तो इन्होंने भी माना कि अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एटम इज स्फेरिकल कंस्ट्रक्शन। और इस स्फेरिकल कंस्ट्रक्शन में अगर बात की जाए तो इनका मानना यह था कि ये जो आपका स्फेरिकल कंस्ट्रक्शन है, ये स्फेरिकल कंस्ट्रक्शन आपका, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फिल होता है। पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली फिल किया जाएगा। यानी कि अगर हम इस मॉडल की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एटम इज स्फेरिकल कैविटी and positive charge is positive clouds are uniformly distributed in all over space। इसके अंदर जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका किसका है, पॉजिटिव चार्ज का है। एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन। और इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे फंसे होंगे, जैसे तरबूज के अंदर बीज फंसे होते हैं। तरबूज के अंदर जैसे बीज फंसे होते हैं वैसे ही इसके अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बीच बीच में फंसे होंगे। क्योंकि इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया वो तरबूज के बीज का किया, सीड का किया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। ठीक, इस टाइप का स्ट्रक्चर उन्होंने से रिप्रेजेंट किया कि एटम इज अ स्फेरिकल कैविटी in which positive charge is distributed uniformly in all over space and negatively charged electrons are embedded in it like the seeds in watermelon। ठीक, this is the model represented by जे थॉमसन। क्योंकि उस टाइम तक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उन्होंने इसको पॉजिटिव क्लाउड माना, कोई नाम नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन्स को इसमें एम्बेड कर दिया। और बेसिकली कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया कि इसमें अगर बात की जाए तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और निगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उन्होंने सेम लिया। सेम होने का मतलब क्या है कि ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मान लिया, न्यूट्रल। क्लियर? बट इस मॉडल में कई ड्रॉबैक्स थे, ये मॉडल फेल हो गया। 1-2 साल तक तो इस मॉडल से छिड़कानी नहीं की गई, बट ये मॉडल बाद में फेल हो गया। इसके फेल्योर के रीजन थे, कुछ इसमें ड्रॉबैक भी थे। क्या ड्रॉबैक्स थे, हम उनकी बात करते हैं कि ये मॉडल आखिर में फेल हुआ क्यों, क्या ड्रॉबैक के रीजंस थे। पहला था कि ये जो आपका मॉडल है वो स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखो स्टेबिलिटी को डिफाइन न कर पाने का रीजन क्या है, क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्होंने एक साथ मान लिए, एक ही रीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे तो क्या होंगे, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस बेसिस पे तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इस बेसिस पे तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ड्रॉबैक क्या आया, जब गीजर और मार्सडन ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की, अल्फा पार्टिकल की जब स्कैटरिंग कराई तो ये मॉडल उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
यानी कि इस मॉडल के बेस पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। और थर्ड ये था कि इस मॉडल में ये भी बोला गया कि एटम से स्पेक्ट्रम रिलीज होता है। अब स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाए, सॉरी स्पेक्ट्रम की, कुड नॉट डिफाइन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, डिफाइन डिस्क्रीट लाइन, या कुड नॉट डिफाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, ये एटम के स्पेक्ट्रम को भी डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये 3 रीजन थे जिन रीजंस के कारण ये एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। बट मॉडल क्या था, बड़ा कॉन्सेप्चुअल समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल, एटम इज अ स्फेरिकल कंस्ट्रक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज distributed in all over space uniformly and negatively charged electrons are embedded in it just like the seeds in watermelon। ये इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन्होंने कंसीडर किया, स्फेरिकल कंसीडर किया, बट ये इन 3 फैक्ट के बेस पे फेल हो गया, क्योंकि ये ना तो एटॉमिक स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पाया, ना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को डिफाइन कर पाया, और ना ही ये मॉडल आपका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाया। तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड ना करा पाने का ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए, इस मॉडल के फेल होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था गीजर और मार्सडन का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब हम जरा बात करते हैं कि ये आखिर में ये एक्सपेरिमेंट है क्या। इस एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो क्या था, क्या रीजंस थे इसके, मतलब जिसके कारण अल्फा जो आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो फेल हुआ। तो देखिए, 2 साइंटिस्ट थे, गीजर और मार्सडन। गीजर और मार्सडन ने जब हाई एटॉमिक नंबर वाले एटम्स के ऊपर हाई वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल्स को जब उनके ऊपर बम्बार्डमेंट किया, उनके ऊपर थ्रो किया, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका एक ऑब्जर्वेशन लिया, और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स रिप्रेजेंट किए, कुछ कंक्लूजन्स दिए, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और वो जो कंक्लूजन था या इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे, इसी के बेस पे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। क्या कंक्लूजन्स थे, इन्होंने क्या किया, गोल्ड की एक थिन फॉइल को, इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की एक थिन फॉइल ली गई, और गोल्ड की इस थिन फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई। ठीक है, ये सोर्स था। और इस फॉइल के चारों तरफ आसपास क्या किया गया, इस टाइप से एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी गई। जब इसके चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई और अल्फा पार्टिकल्स की इस पे बम्बार्डमेंट की गई, तो बम्बार्डमेंट का रिजल्ट क्या हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर फेंके गए, तो ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से निकले होंगे। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स जो आए हैं ये इस गोल्ड फॉइल से निकले होंगे, और गोल्ड फॉइल से निकलने के बाद ये फोटोग्राफिक प्लेट को जाके हिट किए। जब ये फोटोग्राफिक प्लेट को हिट किए तो फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, और उन कंक्लूजन्स से कुछ रिजल्ट निकाला गया, जिसकी भी हम बात करेंगे। तो क्या कंक्लूजन्स थे, पहले हम उनकी बात करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पे जो ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले वो 3 ऑब्जर्वेशन क्या थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेज स्ट्रेट। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे, सीधे पास हो गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, वेरी लेस, यानी कि 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट अबाउट 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि रिटर्न बैक।
3 ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। अगर इन 3 ऑब्जर्वेशन को हम डायमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, डायग्रामेटिकली, तो देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए ये आपका एटम है और इस एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की अगर बम्बार्डमेंट की जा रही है, तो बम्बार्डमेंट में क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विल पास स्ट्रेट ऑन देयर वे। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे, सीधे निकल गए। ठीक है, जैसे ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं आपके, ठीक है। देखिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या है, सीधे निकल रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए। हल्के से डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल मान लीजिए ऐसे आए यहां पे, ठीक है। अब इन अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए ऐसे करके, और कुछ यानी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो वापस लौटे। वेरी लेस अल्फा पार्टिकल विल रिटर्न बैक, यानी कि 1 आउट ऑफ 8000, यानी कि 8000 में लगभग एक पार्टिकल ऐसा भी था जो वापस लौटा। ये गया और ये वापस लौटा। इस टाइप से ये पार्टिकल्स जा रहे हैं, कुछ सीधे निकल गए, कुछ हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो 8000 में लगभग एक पार्टिकल ऐसा हमको देखने को मिला जो वापस लौटा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दिया। अब इस स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए। क्या क्या कंक्लूजन्स थे उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। अब देखो अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज अगर सीधा जा रहा है इसका मतलब क्या है, उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा। फोर्स वर्क करने का मतलब क्या है कि ज्यादातर स्पेस जो एटम का होगा वो खाली होगा, वहां कोई दूसरा पार्टिकल होगा ही नहीं, और जब दूसरा पार्टिकल नहीं होगा तो कोई भी फोर्स इस पे नहीं लगेगा, ये सीधा निकल जाएगा। तो पहले से कंक्लूजन क्या निकल के आया, मोस्ट, या हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट, तो यहां से कंक्लूजन ये निकल के आया मेजर पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। एटम का ज्यादातर पार्ट कैसा होता है, खाली होता है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था सेकंड, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। अब देखो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट होने का मतलब है रिपेल हो रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज किससे रिपेल होता है, पॉजिटिव से होता है। तो इससे ये यहां पे कंक्लूजन निकल के आएगा कि पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड एटम। अब देखो थर्ड वाले में क्या निकल के आया कि बहुत कम 8000 में एक ऐसे हैं जो वापस लौट के आए। 8000 में एक के वापस लौट के आने का मतलब क्या है कि अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम रीजन में है, बहुत कम स्पेस में है, बट इतना स्ट्रांग है कि वो अल्फा पार्टिकल को वापस भेज सकता है बहुत कम रीजन में, बट है कितना स्ट्रांग, वो इतना स्ट्रांग है कि अल्फा पार्टिकल को वापस भेज रहा है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज, जो इसका कंक्लूजन निकल के आया, पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज वेरी स्ट्रांग एंड कंसंट्रेटेड इन ए नैरो स्पेस। ठीक है, बाद में रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड called it
न्यूक्लियस, और रदरफोर्ड ने इसको नाम दे दिया न्यूक्लियस। क्लियर? तो अब समझ लीजिए जो कंक्लूजन्स थे वो क्या थे कि मोस्ट ऑफ द या मेजर पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल पास स्ट्रेट ऑन देयर वे, दे विल फील नो फोर्स, they will move freely. Second, they will deflect, that means some positive charge is present inside the atom. Third, very less, or we can say 1 out of 8,000 will return back, that means the positive charge present inside the atom is very strong, but it is concentrated in a narrow space, and that narrow space is called nucleus, और उस narrow space को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दे दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं इस मॉडल के बेस पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, बाद में एटम का न्यूक्लियस मॉडल रिप्रेजेंट किया जिसको रदरफोर्ड मॉडल भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन में अगर हम बात करें, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि एक अल्फा पार्टिकल वापस लौटा। अब ये अल्फा पार्टिकल जो वापस लौटा, क्या वो न्यूक्लियस को टच करके वापस लौटा होगा या उसके पास से वापस लौटा होगा? इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम न्यूक्लियस के साइज की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? न्यूक्लियस के साइज की बात कर सकते हैं, और इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या हम बात करें इनडायरेक्टली हम इसको क्या बोल सकते हैं? साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां पे देखिए न्यूक्लियस का साइज, जैसे हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए हमने ये न्यूक्लियस एटम की बात की। इस एटम में मान लो सेंटर पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमने बात की, यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस रहा। अगर ये इसके सेंटर पे है यहाँ पे, तो जो आपका अल्फा पार्टिकल गया होगा, अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से गया होगा तो अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसा गया होगा, और ये यहाँ से वापस लौटा होगा। अब जब ये अल्फा पार्टिकल वापस लौटा होगा कुछ इस टाइप से, यहां से गया होगा और ये वापस लौटा होगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल ये सेंटर हो गया। ये जो डिस्टेंस होती है, ये यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है r0, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, simply the minimum distance from center of atom up to which alpha particle can strike, up to which या from which where alpha will return back। यानी कि एटम के सेंटर से वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से कोई भी अल्फा पार्टिकल वापस लौटता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यही न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट साइज होता है। हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसका कैलकुलेशन बड़ा इजी है। क्या है इजी कैलकुलेशन में? अब इसकी बात समझिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब अल्फा पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो इस टाइम जब इसने यहाँ से चलना शुरू किया था, इस टाइम इसके पास क्या थी? इस टाइम थी इसके पास काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही ये एटम में एंटर किया तो अल्फा पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है। तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जनरेट हो गया। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन यहाँ पे क्या हुआ होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जैसे जैसे ये पास जाता जाएगा, डिस्टेंस कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। बट रिपल्सन के कारण वेलोसिटी क्या होगी? कम। रिपल्सन के कारण वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आगे जाने के केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी, वो सॉरी अल्फा की होगी, वो बढ़ती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी
कि ये जो पॉइंट है एट द क्लोजेस्ट पॉइंट हम नोट कर सकते हैं एज अल्फा मूव्स नियर टू न्यूक्लियस इट्स काइनेटिक एनर्जी decreases and potential energy increases and at closest point kinetic energy is totally converted in potential energy. ठीक है, closest point kinetic energy totally converted in पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर है? टोटली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि यहां से हमको कॉन्सेप्ट क्या समझने को मिला कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है अगर आप बात करते हो, हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल क्या होगा, दैट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है Z इंटू ई, और जो आपका अल्फा है, अल्फा का चार्ज होता है 2p, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल. तो इसका हम लिख सकते हैं 2e अपॉन r0 स्क्वायर. r0 स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, r0 स्क्वायर इज इक्वल, अगर r0 स्क्वायर इधर आ गया आपका तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2z ई स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी. दिस इज सॉरी काइनेटिक एनर्जी, ये स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे r होता है केवल, पोटेंशियल एनर्जी के लिए एनर्जी में केवल r होता है. ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं होता r. तो r0 इज इक्वल क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. This r0 is the distance of closest approach or that is the approximate size of nucleus. यही क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, या इसी को हम बोल सकते हैं यही न्यूक्लियस की अप्रोक्सीमेट साइज है. अब देखिए, अगर हम इसी में गोल्ड फॉइल के लिए गीजर मार्सलन जो एक्सपेरिमेंट था, हम उस गीजर मार्सलन एक्सपेरिमेंट के बेस पे बात करते हैं. तो गीजर मार्सलन एक्सपेरिमेंट के बेस में क्या था, एक कॉमन सा कंडीशन हम यूज कर लेते हैं इफ. ठीक है, फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए आपको मालूम है जेड कितना होता है 79. ठीक है, ई आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. और जो गीजर मार्सलन एक्सपेरिमेंट था उसमें जो काइनेटिक एनर्जी यूज की गई थी वो काइनेटिक एनर्जी थी 24.6. जो काइनेटिक एनर्जी यूज की गई थी वो थी 24.6 MeV. अगर हम ये सारी वैल्यूज इसमें रख लेते हैं तो इन सारी वैल्यूज को रखने पे हमारा जो निकल के आएगा इस कैलकुलेशन से, वो निकल के आएगा R0 इज इक्वल 9.25 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. और यहां से हमको मालूम पड़ जाता है कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर, मतलब फर्मी के ऑर्डर का होता है. 10⁻15 मीटर यानी कि फर्मी के ऑर्डर का होता है. तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि पास जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, और एट द क्लोजेस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टोटली पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी. हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके R0 की वैल्यू को यहां से कैलकुलेट कर पा रहे हैं. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. अब देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने पढ़ा है, तो इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. जैसा कि ये आपको दिया है CBSE 2016 में आया हुआ. इन ए गीजर मार्सलन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 MeV अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. तो देखो, फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा, फॉर्मूला आपने पढ़ा R0 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
टू जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है, तो आर नॉट इज इक्वल, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 इंटू गोल्ड 79 है, ई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी कितना है 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, आर नॉट इज इक्वल, ये हो जाएगा हमारा 18 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे अगर हम नोट करते हैं तो ये हो जाएगा 18 इंटू 79 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, 10 टू दी पावर 9 था, 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 स्क्वायर करोगे तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -38 डिवाइडेड बाई 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -13, इससे ये कैंसिल, डिवाइड करते हैं आर नॉट इज इक्वल इससे कैंसिल करेंगे, ये आएगा 10.2 आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू 10.2 तो ये होगा 18 इंटू 16 इंटू 10.2 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर लेते हैं 32 और 16, ये 16.32 इंटू 32, 10 टू दी पावर को सॉल्व करते हैं, 10 टू दी पावर सॉल्व होगी तो ये आएगा आपका 3922, ये 16 रह जाएगा 10 टू दी पावर -16 और 13 और 9 22 या 838 16, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, आर नॉट इज इक्वल 6 ओके। सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमारा यहाँ पे आने वाला है आर नॉट इज इक्वल 29.376 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द गिवन केस। क्लियर है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो हमने फाइंड किया, हम उसी फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यूज को इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 10 टू द पावर -12 जूल एग्जिबिट्स बैक स्कैटरिंग फ्रॉम ए गोल्ड न्यूक्लियस, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। अब देखो मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस के लिए फिर से वही फॉर्मूला, आर नॉट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ठीक है, और ओके 2 इंटू जेड ई स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला था, वैल्यू प्लेस करते हैं आर नॉट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -12। सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा, आर नॉट इज इक्वल 18 79 और ये आपका हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -21 इंटू
2.56 इंटू 10⁻⁻38 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ओके, तो ये आएगा हमारा 3640.1 इंटू 10⁻, ओके ये प्लस का था, ये माइनस 17 रह जाएगा, -17 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा R0 इज इक्वल 36.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो अप्रोक्सीमेट साइज जो गोल्ड न्यूक्लियस का आया इस एनर्जी के बेस पे वो आ रहा है हमारा 36.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, या उसी से को हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिस मॉडल को बोला गया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या इसको बोलते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियस मॉडल। न्यूक्लियस मॉडल क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के बारे में बात की गई। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, क्या पोस्टुलेट्स थे इनके एटॉमिक मॉडल में? देखो पहला तो सिंपली अगर हम स्टार्ट करें तो एटम कैसा है, एटम इज स्फेरिकल। इन्होंने ये माना कि एटम कैसा है, स्फेरिकल होता है एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वहीं से इन्होंने ले लिया। सेकंड, एटम में अगर बात की जाए, एट सेंटर ऑफ एटम देयर इज nucleus in which all positive charge and almost the mass ऑलमोस्ट द मास इज कंसंट्रेटेड। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि एटम स्फेरिकल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्फेरिकल होने के साथ साथ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। एटम स्फेरिकल, और इसके सेंटर पे क्या होगा, इसके सेंटर पे अगर आप बात करते हो तो इसके सेंटर पे एक छोटा सा स्पेस है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, छोटा सा स्पेस जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या है, इन्होंने नाम दिया कि इस न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट मास एंड सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसी में कंसंट्रेट है, इसको बोला गया, इसको नाम दे दिया न्यूक्लियस, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव हो गया, तो कुछ हमको और भी बताना चाहिए, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, charged electrons will revolve around nucleus in circular orbits, ठीक है। और साथ में इन्होंने बोल दिया कि नेसेसरी centripetal force is provided by attraction between nucleus and electrons। यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, और मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मूव करने के लिए
जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स उनको कहां से मिलता है, वो इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन से मिलता है। बट लास्ट स्टेटमेंट में ये गलती कर बैठे, इन्होंने क्या बोल दिया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स रेडिएशन कंटिन्यूअसली। ठीक है, कंटिन्यूअसली। अब अगर इस स्टेटमेंट या इस न्यूक्लियर मॉडल की बात करिए तो इस न्यूक्लियर मॉडल में जो ऑर्बिट का सिस्टम था वो अरेंज किया गया, सेंट्रीपिटल फोर्स की भी बात की गई, बट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के चक्कर में इनसे गलती हो गई। उन्होंने क्या बोल दिया कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन को एमिट करेगा। अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली रेडिएशन को एमिट करेगा तो इस मॉडल में कुछ ड्रॉबैक आ गए। ये मॉडल भी ज्यादा दिन तक नहीं चला, ये मॉडल भी फेल हो गया। क्या ड्रॉबैक्स थे इस मॉडल के, अब वो बात समझ लीजिए कि इस मॉडल के अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक में पहला ड्रॉबैक ये था स्टेबिलिटी का। पहला ड्रॉबैक था जो स्टेबिलिटी है एटम की वो इस मॉडल में भी डिफाइन नहीं हो पाई। इस मॉडल में भी डिफाइन ना होने का रीजन देखिए, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बोला गया कि इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इनके और इनके बीच में लग रहा है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते, मान लीजिए ये इस टाइप से घूम रहा था और ये रिवॉल्व करते करते क्या करता है, ये रेडिएशन को एमिट करता है। क्या एमिट करता है? रेडिएशन। अगर ये रेडिएशन एमिट करेगा तो यहां पे प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे जैसे ये रेडिएशन का एमिशन करेगा इसका जो पाथ है वो धीरे धीरे स्पाइरल होता जाएगा और स्पाइरल होते होते एट लास्ट इट विल जंप टू द न्यूक्लियस। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे ये एनर्जी रिलीज करेंगे ये वीक पड़ते जाएंगे। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हैवी मतलब उतना ही है लेकिन ये कमजोर होता जाएगा, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स इस पे हावी होगा और अट्रैक्शन क्या करेगा, इसको खींचता जाएगा धीरे धीरे। पाथ जो है रेडियस कम होती जाएगी, पाथ स्पाइरल होता जाएगा एंड एट द लास्ट ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को जाके हिट कर जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस को जाके हिट करेगा एटम का एग्जिस्टेंस खत्म। तो पहली गलती तो ये थी। दूसरा ड्रॉबैक इसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज कंटिन्यूअस बट in practical, but in reality the spectrum is lined. We can see the discrete line. इनका मानना ये था कि ये स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा तो इसमें हर वेवलेंथ की वेव होगी, हर वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होगा। जैसे मान लीजिए इससे स्पेक्ट्रम निकलता है 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक का जो विजिबल होता है, तो 4000 भी होगा, 4001 भी होगा, 4002 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, ऐसे करके 8000 तक सारी वेवलेंथ इसमें मिलेंगी इनके अकॉर्डिंग। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में वेवलेंथ जो हमको मिलती है, जो स्पेक्ट्रम एटम का मिलता है, उसमें कुछ वेवलेंथ मिसिंग होती हैं जिसको बोला जाता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम कैसा है, इनके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है, बट ये रियलिटी नहीं है। इन रियल अगर हम बात करें तो इन रियल स्पेक्ट्रम कैसा है, स्पेक्ट्रम इज लाइन्ड। तो इनके मॉडल में भी दो ड्रॉबैक थे, दो कमियां थी जिनके कारण इनका मॉडल भी फेल हो गया। और इस मॉडल के फेलियर के बाद नेक्स्ट मॉडल जो रिप्रेजेंट किया गया, जो इंट्रोड्यूस किया गया, वो मॉडल था बोहर एटॉमिक मॉडल। क्लियर? तो अभी हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम जो एटम था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। न्यूट्रल के बाद इन्होंने ये भी बोल दिया कि न्यूक्लियस में पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास होगा, सराउंडिंग में ऑर्बिट होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, और रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स चाहिए वो कहां से मिलेगा, अट्रैक्शन से मिलेगा। साथ ही साथ ये कंटिन्यूअसली रेडिएशन को भी एमिट करेगा। ठीक है, ड्रॉबैक की भी हमने बात करी और इन्हीं ड्रॉबैक के बेसिस पर क्या हुआ, स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रम दोनों ही इससे डिफाइन नहीं हो सके क्लियरली, जिसके कारण ये मॉडल भी फेल हो गया। इसके बाद नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन हम आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल की और उसके बेस पे हम काफी फैक्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।